तो चलिए आज कुछ जासूसी करते हैं। हमारे हाथ लगा है राजनीति विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर और ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि पिछले 50 सालों की राजनीति का एक छिपा हुआ नक्शा है। बिल्कुल। हर सवाल आप देखिए एक कहानी का दरवाजा है। हमारा काम सिर्फ सही जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि उन दरवाजों को खोलकर देखना है कि अंदर अंदर चल क्या रहा था। हाँ। हमारा मिशन है इस नक्शे को डीकोड करना और 20वीं सदी के कुछ सबसे बड़े राजनीतिक टकरावों को समझना। तो इस नक्शे पर हमारा पहला पड़ाव है शीत युद्ध का दौर। एक ऐसी दुनिया जो दो सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पूरी तरह बटी हुई थी। पहला ही सवाल हमें सीधे सोवियत संघ के कंट्रोल रूम में ले जाता है। सवाल है, सोवियत सिस्टम को असल में चला कौन रहा था? कौन सी पार्टी थी जो सब कुछ कंट्रोल करती थी? और जवाब है कम्युनिस्ट पार्टी। और ये सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं था, ये सरकार थी, सेना थी, अर्थव्यवस्था थी, मतलब सब कुछ यही पार्टी थी। अच्छा। सोवियत संघ की पूरी ताकत इसी एक दलीय व्यवस्था में सिमटी हुई थी। ये वो अंदरूनी इंजन था जो पूरे सोवियत ब्लॉक को चला रहा था। और जब ये अंदरूनी इंजन पूरी ताकत से चल रहा था, तो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था? एक और सवाल है 1972 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि यानी ABM ट्रीटी के बारे में। ये क्या थी? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ सोवियत संघ अंदर से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाने के लिए नियम बना रहा था। ABM संधि का मकसद हथियारों की होड़ को रोकना नहीं था, बल्कि उसे एक तरह से स्टेबल बनाना था। स्टेबल कैसे? दोनों देशों ने तय किया कि वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं बनाएंगे ताकि कोई भी देश पहला हमला करने की हिम्मत ही ना कर सके। मतलब ये एक तरह का खतरनाक भरोसा था कि हम दोनों के पास इतने हथियार हैं कि अगर किसी एक ने भी हमला किया तो दूसरा उसे पूरी तरह तबाह कर देगा और कोई बच नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। इसे म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड कहते थे। ये कोई शांति की संधि नहीं थी, ये उस दौर के डरावने सच को स्वीकार करने की संधि थी। ये दिखाता है कि शीत युद्ध सिर्फ टकराव नहीं था, बल्कि अपने आप में एक बहुत ही अजीब तरह का मैनेजमेंट सिस्टम भी था। तो ये जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव था, इसका असर तो दुनिया के हर देश पे पड़ रहा होगा, भारत पर भी। और उसी दौर में 70 के दशक में भारत के अंदर भी एक अलग ही राजनीतिक घमासान चल रहा था। बिल्कुल। जब दुनिया दो खेमों में बटी थी, तब भारत अपनी पहचान और अपने लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। हमारी सोर्स में 1971 के ग्रैंड अलायंस का जिक्र है। हाँ, ग्रैंड अलायंस। ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस के खिलाफ लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन था। तो ये ग्रैंड अलायंस बना क्यों था? ये सब इंदिरा गांधी के खिलाफ क्यों थे? क्या हो रहा था उस वक्त? देखिए, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर हो गई थी। उन्होंने वीवी गिरी को कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ जिता दिया था। अच्छा। इससे पार्टी टूट गई और सत्ता उनके हाथ में केंद्रित होने लगी। ग्रैंड अलायंस इसी केंद्रीकरण के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। विपक्ष को लगा कि अगर वो जैसे एकजुट नहीं हुए तो इंदिरा गांधी को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था, है ना? 60 के दशक के आखिर और 70 की शुरुआत में तो पूरी दुनिया में एक बेचैनी सी थी। पेरिस से लेकर अमेरिका तक लोग व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। ये एक वैश्विक लहर थी। अमेरिका में वियतनाम युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, यूरोप में छात्र आंदोलन कर रहे थे। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का नारा, जो भ्रष्टाचार खत्म करके पूरी व्यवस्था को बदलने की बात करता था, वो उसी वैश्विक लहर की भारतीय आवाज थी। मतलब लोग सिर्फ सरकार नहीं, पूरा सिस्टम बदलना चाहते थे। हाँ, ग्रैंड अलायंस और संपूर्ण क्रांति, ये दोनों भारत के उस बेचैन दौर के प्रतीक हैं। तो एक तरफ इंदिरा गांधी थी और दूसरी तरफ ये पूरा विपक्ष। लेकिन इसी सोर्स में के कामराज का भी जिक्र है और उनकी कामराज योजना का। वो इस तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? कामराज एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे। उनकी योजना विपक्ष के आने से पहले कांग्रेस के अंदर की एक कोशिश थी सिस्टम को ठीक करने की। अच्छा, पार्टी के अंदर से? हाँ। उन्होंने सुझाव दिया कि बड़े बड़े मंत्री अपने पद छोड़कर पार्टी संगठन के लिए काम करें, ताकि पार्टी जमीन से दोबारा जुड़ सके। ये दिखाता है कि समस्या की आहट कांग्रेस के अंदर भी महसूस हो रही थी, लेकिन उसे सुलझाने का तरीका अलग था। मतलब ये सारे सवाल, चाहे वो ग्रैंड अलायंस हो, संपूर्ण क्रांति हो या कामराज योजना, ये सब एक ही बड़ी कहानी के हिस्से हैं। भारत अपने लोकतंत्र के मतलब और सत्ता के संतुलन को लेकर जूझ रहा था। हाँ, और ये लड़ाई आज भी किसी ना किसी रूप में जारी है। हर राजनीतिक लड़ाई कुछ नियमों और संस्थाओं के दायरे में लड़ी जाती है,
और यहीं पर हमारा अगला विषय आता है, वो कौन से नियम और संस्थाएं हैं जो इस पूरे खेल को नियंत्रित करती हैं। चलिए वैश्विक स्तर से शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद। सोर्स बताता है कि इसका काम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, शांति सेना भेजना और विवादों को सुलझाना है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर असल में ये कितनी पावरफुल है, खासकर जब हम P5 देशों के वीटो पावर के बारे में सुनते हैं। यही तो असली मुद्दा है। सुरक्षा परिषद दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था हो सकती है, लेकिन इसकी ताकत 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के वीटो पावर में बंधी हुई है। सही। अगर इन 5 में से कोई एक भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दे तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। भारत दशकों से इसी स्ट्रक्चर पर सवाल उठा रहा है। और भारत की मांग है कि उसे भी स्थायी सदस्यता मिले। क्यों? भारत का तर्क सीधा है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये 1945 की दुनिया को दिखाता है, आज की नहीं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में हमेशा सबसे आगे रहा है। भारत का कहना है कि अगर सुरक्षा परिषद को आज की दुनिया का प्रतिनिधि बनना है तो उसे बदलना होगा। तो जब हम सुरक्षा परिषद के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि एक ऐसी संस्था है जो अंदर से सुधार के लिए एक बड़े संघर्ष से गुजर रही है। बिल्कुल। ये तो हुई वैश्विक संस्था की बात। अब अगर भारत के अंदर देखें तो हमारे लोकतंत्र को निष्पक्ष रखने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? सोर्स में एक सवाल है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्त कौन करता है? और जवाब है भारत के राष्ट्रपति। ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि चुनाव कराने वाली संस्था सरकार के दबाव से आजाद रहे ताकि चुनाव निष्पक्ष हों। ये हमारे लोकतंत्र का एक बेसिक रूल है। और नियमों की बात करें तो एक और बड़ा बदलाव आया मंगल आयोग की सिफारिशों से। सोर्स में इसकी 2 सिफारिशों का जिक्र है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। हाँ, 27%। और पिछड़ेपन का आधार सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षिक भी होना। इसका असर क्या हुआ? इसने तो भारतीय राजनीति का व्याकरण ही बदल दिया। मंडल आयोग ने सिर्फ कुछ जातियों को आरक्षण नहीं दिया, उसने भारत में सामाजिक न्याय की बहस को हमेशा के लिए केंद्र में ला दिया। सही। इसके बाद राजनीति सिर्फ विकास या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक पहचान और हिस्सेदारी सबसे बड़े सवाल बन गए। ये एक ऐसा नियम था जिसने खेल के मैदान को ही बदल दिया। तो हमने देखा कि कैसे वैश्विक और राष्ट्रीय नियम बनते हैं, लेकिन अब जरा जमीन पर उतरते हैं। एक देश की असली परीक्षा तो उसके अपने पड़ोस में होती है। बिल्कुल। विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। कागज पर सब अच्छा लगता है, लेकिन पड़ोसियों के साथ रिश्ते निभाना सबसे मुश्किल काम है। इस सोर्स में 2 उदाहरण हैं, भारत नेपाल और भारत भूटान। दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन रिश्ते बिल्कुल अलग। नेपाल के साथ मतभेद के क्या कारण बताए गए हैं? सोर्स में सीमा विवाद जैसे काला पानी क्षेत्र, पानी का बंटवारा और कभी-कभी नेपाल की आंतरिक राजनीति में भारत के प्रभाव के लेकर तनाव का जिक्र है। ये दिखाता है कि जिन पड़ोसियों के साथ हमारे सबसे गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते होते हैं, उन्हीं के साथ मतभेद भी सबसे ज्यादा जटिल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ है भूटान, जिसके साथ हमारे संबंध बेहद दोस्ताना बताए गए हैं। भारत उसके विकास और सुरक्षा में एक बड़ा सहयोगी है। ऐसा क्यों है? ये विदेश नीति की गतिशीलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। भूटान का आकार, उसकी भू राजनीतिक स्थिति और उसका ऐतिहासिक भरोसा भारत को एक अलग तरह की भूमिका निभाने का मौका देता है, एक संरक्षक और सहयोगी की। जबकि नेपाल एक ज्यादा बड़ा और राजनीतिक रूप से जटिल देश है, जो भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यह दिखाता है कि कोई भी क्षेत्रीय शक्ति अपने पड़ोस में कैसे काम करती है। एक रिश्ते में तनाव है जिसे कूटनीति से सुलझाना पड़ता है। हाँ, और दूसरा गहरे सहयोग पर आधारित है। इस क्षेत्रीय शक्ति की बात को थोड़ा और बड़ा करते हैं। सोर्स में एक सवाल है कि अमेरिका को महाशक्ति क्या बनाता है। इसमें एक लंबी लिस्ट है, मजबूत अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और डॉलर का प्रभुत्व। ये सभी कारक सही हैं, लेकिन जो चीज अमेरिका को असल में एकमात्र महाशक्ति बनाती है वो शीत युद्ध के अंत से जुड़ी है। अच्छा, कैसे? जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो दुनिया में शक्ति का एक वैक्यूम, एक खला पैदा हो गया। अमेरिका की जो ताकतें हमने अभी गिनी वो उस खला को भरने के लिए एकदम तैयार थी। मतलब ऐसा नहीं था कि अमेरिका अचानक बहुत मजबूत हो गया। नहीं, बस उसका एकमात्र प्रतिस्पर्धी मैदान से हट गया था।
तो शीत युद्ध के अंत ने अमेरिका को दुनिया का निर्विरोध चैंपियन बना दिया। हाँ, कम से कम कुछ दशकों के लिए तो बना ही दिया। और इसी से जुड़ा है भारत के जंग का एक और अहम पहलू, विभाजन। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने राष्ट्रीय एकता, 500 से ज्यादा रियासतों का विलय और आर्थिक पिछड़ेपन जैसी बड़ी चुनौतियां तो थीं ही, लेकिन विभाजन का जख्म वो सबसे गहरा था। उसमें विभाजन के परिणामों को बहुत सीधे तौर पर बताया गया है। सांप्रदायिक दंगे, लाखों लोगों का विस्थापन, शरणार्थी समस्या और कश्मीर विवाद की शुरुआत। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि विभाजन का आघात एक तत्काल और हिंसक चुनौती थी, लेकिन ये उस पृष्ठभूमि में हुआ जहां भारत को सैकड़ों रियासतों को जोड़कर एक देश बनाना था और भयंकर गरीबी से भी लड़ना था। मतलब ये चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। हाँ, एक तरफ देश को एक करना था और दूसरी तरफ उसके सबसे बड़े घाव से बहते खून को भी रोकना था। तो हमने इस क्वेश्चन पेपर के नक्शे पर चलते हुए एक शब्द के जवाबों से लेकर महाशक्तियों के बनने बिगड़ने तक की यात्रा की। और जो बात सबसे खास है वो ये कि ये सभी विषय कितने जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में लिया गया एक फैसला नेपाल के साथ हमारे रिश्तों पर असर डालता है, जो बदले में चीन और अमेरिका की नीतियों से प्रभावित होता है। सब कुछ एक बड़े ताने बाने का हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण से क्या अंतिम विचार लेके जाना चाहिए? इस प्रश्न पत्र में एक कार्टून आधारित प्रश्न है जो सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य खर्च की तुलना सामाजिक विकास पर होने वाले खर्च से करता है। ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिसका सामना हर देश को, चाहे वो अमेरिका हो या भारत, करना पड़ता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि सीमित संसाधनों की दुनिया में कोई राष्ट्र सुरक्षा की कीमत और मानवीय प्रगति की लागत के बीच सही संतुलन कैसे बनाता है। मतलब बंदूकें या मक्खन, रक्षा बजट या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च। हर देश को, हर पीढ़ी को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इसका जवाब खोजना पड़ता है। और यही राजनीति का सबसे बड़ा चैलेंज है।